बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, ये जो वाक़या मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ ये मेरी बहनों के लिए भी एक ऐसी कहानी है जो शायद आप सीख सकें, जान सकें। ज़रूरी नहीं है कि हर एक की ज़िंदगी में इस तरह के वाक़यात हो, लेकिन ज़िंदगी में बहुत से ऐसे मोड़ आते हैं जहाँ आपको बहुत ही भारी फ़ैसले करने पड़ते हैं। और उन फ़ैसलों के बाद जब आप एक और नया फ़ैसला करते हैं, उस फ़ैसले में कोई आप गलती ना कर जाए, तो आप बहनों के लिए एक तोहफ़ा ही है ये स्टोरी। और अफ़सोसनाक कहानी है, ज़ाहिर-सी बात है। एक ऐसी कहानी है जिसका अंजाम बहुत ही भयानक था। ये कहानी है गुजरात से और ये वाक़या पेश आया है गुजरात में जहाँ पर रहमानिया कॉलोनी है। यहाँ पर एक फ़ैमिली है और इस फ़ैमिली में एक ख़ातून है जिनका हम नाम नहीं लेते, जिनकी शादी होती है और शादी के नतीजे में इनका एक बेटा है, फ़ारूक उसका नाम है। और ये जो शादी है ये काफ़ी अरसा चलती है। इस वक़्त जो इलियास साहब हैं, जो इनके शौहर हैं, उनकी उम्र तकरीबन 50 के करीब और उनकी बीवी की उम्र जो है तकरीबन 40 से ऊपर है, 45 से कम है। इस तरह की उम्र है इनकी। और इनका बेटा जो है, चूँकि शादी इनकी जल्दी हुई थी, तो बेटा जो है वो तकरीबन 22 साल का है और 22 साल की उम्र में 21 साल की उम्र में उसने अप्लाई किया बाहर और बाहर उसको नौकरी मिलती है, वो बाहर चला जाता है। अब इनकी जो शादीशुदा ज़िंदगी है, इसके जो डायनामिक्स हैं, कुछ इस तरह के थे कि अस्मा और इलियास माजिद के साथ हमने नाम रख लिया है खातून का अस्मा। और उनकी शादी जो है जब हुई थी, उसके बाद से ही, शुरू से ही इनके दरमियान बहुत से इख्तिलाफ़ात थे। अब ये जो अस्मा हैं, इनकी ज़िंदगी में बहुत नशीब-ओ-फ़राज़ आए, बेटा हो गया, लेकिन उसके बाद फिर कोई और औलाद ना हुई। लेकिन ये किसी न किसी तरह गुज़ारा करती रहीं, मियाँ-बीवी में बहुत नाचाकी थी, बहुत लड़ाई-झगड़ा होता था। लेकिन बेटा चूँकि दरमियान में था, जैसे-जैसे वो बड़ा हुआ, तो उसने माँ और बाप की बार-बार सुलह करा देनी और इस तरह से मामलात जो है वो ठीक हो जाते थे और यूँ ज़िंदगी गुज़रती रही। यहाँ तक कि 21 साल की उम्र में फ़ारूक ने दुबई में नौकरी के लिए अप्लाई किया और उसको वहाँ से एक अच्छी जॉब की ऑफ़र हुई और वो वहाँ पर बाहर चला गया। बाहर जाने के बाद उसने अपने माँ-बाप को पैसे भी भिजवाने शुरू किए, यानी कि एक अच्छा फ़र्माबरदार, ताबेदार बेटा था, जिसने अपने माँ-बाप का ख़्याल रखा। अब ऐसे में जब बेटा भी बीच में ना रहा, तो अस्मा और इलियास के दरमियान जो लड़ाइयाँ-झगड़े थे, वो दिन-ब-दिन बढ़ना शुरू हो गए। कभी किसी बात को लेकर, कभी किसी बात को लेकर, कभी लाताल्लुकी पर, कभी रवैयों पर, कभी बेटे को लेकर और ये लड़ाई-झगड़े इतने बढ़े कि अस्मा ने अपने बेटे को फ़ोन किया और कहा कि अब मैं तुम्हारे बाप के साथ नहीं रह सकती और उसके बाद वो घर छोड़कर चली गई। उसके बाद मामलात इतने ज़्यादा ख़राब हुए कि बात तलाक तक पहुँच गई और उसने अपने शौहर से तलाक ले ली। बेटा जो नहीं चाहता था कि ये सब कुछ हो, उसने बड़ा समझाने की कोशिश की दोनों को, लेकिन जब उसने देखा कि मामलात नहीं सँभल रहे और मेरी माँ बहुत डिस्टर्ब है, तो उसने अपनी माँ से कहा कि आप परेशान ना हो, आप कोई भी किराए का घर ले लें, मैं आपको पैसे भेजता रहूँगा और बाप को भी वो बदस्तूर पैसे भेजता रहा। गो वो नहीं चाहता था कि ये सब कुछ हो, लेकिन अब उसकी गैर मौजूदगी में ना वो चीज़ों को सँभाल सकता था, ना वो कुछ कर सकता था, तो उसने अपनी माँ का भी इस मामले में साथ दिया क्योंकि वो जानता था कि माँ ने बड़ी मुश्किल से वक़्त गुज़ारा है। अब अस्मा अलग घर में रह रही थी और वहाँ पर रहते हुए उसके मोहल्ले में एक शख़्स था नज़ीर, जिसका उसके घर आना-जाना हुआ, कुछ कामों के सिलसिले में, कुछ ग्रोसरी लाने के सिलसिले में और यूँ नज़ीर से उसकी जब जान-पहचान हुई, नज़ीर ने उसको रिश्ता दिया और उसने अपने बेटे को फ़ोन करके पूछा फ़ारूक को कि इस तरह से मुझे एक शख़्स है जो मुझसे शादी करना चाहता है और मैं भी इस उम्र में इस तरह अकेले नहीं रह सकती, तो अगर तुम इसको महसूस ना करो और तुम्हें मुनासिब लगे तो मैं उससे शादी कर लूँ। ज़ाहिर-सी बात है माँ अपने बेटे से प्यार भी करती थी और नहीं चाहती थी कि बेटा किसी वजह से भी उससे दूर हो। बेटे ने इस बात पर फिर आखिरकार रज़ामंदी ज़ाहिर की और माँ ने ये दूसरी शादी जो है उस शख़्स से कर ली, नज़ीर से। अब ये शादी हो जाती है, उसके बाद शादी होने के बाद क्या होता है? यहाँ से मामला शुरू होता है जहाँ ख़वातीन को बड़ा ख़्याल रखना चाहिए। वो ख़वातीन जिनको ज़िंदगी में ये फ़ैसले करने पड़ते हैं, एक तलाक हो जाए, दूसरी शादी करनी पड़े, तो किन चीज़ों में बड़ा मुहतात रहना चाहिए। जहाँ पर वो कुछ ऐसी गलतियाँ कर गई कि फ़ारूक नज़ीर जैसे लोग जो शक्की भी होते हैं, तंग दिल भी होते हैं, तंग नज़र भी होते हैं, वो उसको मालूम था कि ये अस्मा की दूसरी शादी है। लेकिन उसके अंदर थोड़ा शक का एलिमेंट हर वक़्त मौजूद रहता था कि शायद ये अभी भी अपने पिछले शौहर को याद करती होगी, हो सकता है इसके दिल में उसकी कोई बात होगी। अब अस्मा की एक रूटीन थी कि वो रोज़ अपने बेटे से फ़ारूक से वीडियो कॉल किया करती थी। उसका बेटा उसे रोज़ फ़ोन करता था, लंबी-चौड़ी माँ-बेटा बात करते थे। तो ऐसे में इसके शौहर को, नज़ीर को ये बात बड़ी बुरी लगती थी और वो अपनी बीवी को गाहे-बगाहे डाँटा करता था कि ये क्या तुम किस-किस से बातें करती हो? तो वो उसे आगे से कहती थी कि किस-किस से नहीं, अपने बेटे से कर रही हूँ, वीडियो कॉल कर रही हूँ, तुम देख लो। अच्छा, लेकिन इस बात पर उसे हर वक़्त गुस्सा चढ़ा रहता था कि ये क्या अपने बेटे से क्यों बात करती है? शायद जेलसी थी, हसद था, जो भी था।
तो उस पर उसने एक दिन अपनी बीवी को बहुत बुरा-भला कहा और कहा कि तुम खबरदार आज के बाद तुमने सच की बात की। तो उसने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता, मेरा बेटा है वो। ये बात सुन के वो बहुत गुस्सा होता है और अपनी बीवी को बुरी तरह से मारता है। बहुत बुरा मारता है, लेकिन वो चुप रहती है और अपने बेटे को कुछ नहीं बताती। उसके बाद इन दोनों के दरमियान मामला थोड़े अरसे नाराज़गी में रहते हैं, फिर सुलह-सफ़ाई हो जाती है। अब जब सुलह-सफ़ाई हो जाती है, तो आपस में अच्छे से रहना शुरू कर देते हैं। एक दिन कोई काम करते-करते अचानक से वो अपने मियाँ को आवाज़ देती है, तो उसके मुँह से निकल जाता है इलियास। अब जैसे ही नज़ीर इलियास सुनता है, तो पलटकर बड़े गुस्से से अपनी बीवी को देखता है। इस पर वो फ़ौरन ही उसका नाम लेती है, कहती है, "मैं आपको बुला रही थी।" तो वो कहता है कि, "नहीं, नहीं, तुम तो इलियास को बुला रही थी।" तो वो कहती है, "मेरी गलती से मुँह से निकल गया।" तो कहता है, "इसलिए गलती से निकला कि तुम्हारे दिल और दिमाग पर अभी तक वही है।" ये बात सुनकर वो गुस्से का इज़हार करती है कि, "तुम कैसी गलत बातें कर रहे हो, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम्हें ऐसी बातें ज़ेब नहीं देती।" इस पर वो गुस्सा होता है और गुस्से में उठकर अपनी बीवी को बहुत बुरी तरह से मारता है। इतना मारता है कि वो उसका खून निकलना शुरू हो जाता है। वो इस बात पे सख्त उससे सिखपा होती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती और काफ़ी लड़ाई झगड़ा होता है लेकिन फिर राज़ीनामा हो जाता है। कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि ये अभी नाराज़ ही होती है, इतनी रज़ामंदी तो नहीं थी। तो एक दिन ये बैठी होती है तो खाना खा रही होती है, ये आता है और इसे कहता है कि मेरा भी खाना ले आओ, ये उसको भी खाना देती है। तो ऐसे उसके मुँह से निकल जाता है कि जब मैं नाराज़ होती थी तो इलियास तो खुद मेरे लिए खाना लेकर आता था। ये बात सुनकर उसका नवाला हवा में ही रह जाता है, नवाला नीचे रखता है और उसको इतनी बुरी तरह से मारता है कि बहुत ही उसका बुरा हाल कर देता है। बस अब उसकी बस हो जाती है। वो उसे कहती है कि तुम यहाँ से निकल जाओ। ये घर जो है, ये मेरे बेटे ने किराए पे लेके दिया था। वो इस बात पे उसे और मारता है। वो अपने बेटे को फ़ोन करती है, उसे सब हालात बताती है, तो वो उसे कहता है कि माँ तुम ये घर छोड़ दो और बस अब तुम्हें इस शख्स के साथ रहने की कोई ज़रूरत नहीं और उसे एक और रहमानिया कॉलोनी बताई जा रही है, जहाँ पर उसे मकान किराए का लेने का कहता है। वो वहाँ पे मकान ढूँढती है, वहाँ पे जाती है और वहाँ पर रहना शुरू कर देती है और इन दोनों में अलहदगी हो जाती है। अब ये अलहदगी थी, यहाँ पर मेरा एक मशवरा आखिर में शायद दूँगी चलें, अभी पहले बताती हूँ आगे क्या होता है। अब ये जब वहाँ पर रह रही होती है तो इसी मोहल्ले में इसका एक्स हस्बैंड यानी कि इसका पहला शौहर इलियास भी रहता है। लेकिन उसको इससे कोई सरोकार नहीं होता, वो अपनी ज़िंदगी में होती है। उसे यहाँ पर कम पैसों में एक छोटा मकान 2 कमरों का मिल गया था और उसने यहाँ पर जगह ले ली। उसको ये इल्म नहीं था कि उसका शौहर भी इसी एक्स हस्बैंड जो है वो भी इसी मोहल्ले में शिफ्ट हो गया है। इस बात की खबर उड़ती-उड़ती नज़ीर को मिलती है और उसे पता लगता है कि उसकी बीवी तो उस मोहल्ले में रह रही है जहाँ उसका पहला शौहर रह रहा है। ये बात उसको उसी की नज़ीर को इलियास का ही दोस्त बताता है जो कि अब नज़ीर से भी जान-पहचान में होता है। नज़ीर इस बात पे बहुत गुस्सा होता है और वो तमाम बातें उसे याद आना शुरू हो जाती हैं कि कभी मुझे उसके नाम से पुकारती है, कभी मुझे बताती है कि वो कैसा था, पूरा-पूरा दिन बेटे से बात करती है, इसकी ज़िंदगी में सिर्फ़ वही लोग हैं, मैं तो कुछ हूँ ही नहीं। ये बात उसे इतना गुस्सा दिलाती है कि वो एक बुरे इरादे से अपनी बीवी के पास वापस जाता है। रात के वक़्त उसके दरवाज़े पे खटखटाता है और वो दरवाज़ा खोलती है। जब दरवाज़ा खोलती है बल्कि उसे आवाज़ देता है कि मैं नज़ीर हूँ। तो वो इसी दरवाज़ा खोल देती है कि ज़ाहिर-सी बात है उसका शौहर है और अभी भी इनकी है तलाक तो नहीं हुई और उसके बाद वो सोचती है कि शायद वो मनाने के लिए आया होगा। तो वो दरवाज़ा जो है वो खोल देती है। वो जैसे दरवाज़ा खोलती है तो घर के अंदर दाखिल होता है और दाखिल होते ही उसे कहता है कि अब तो तुम्हारे मज़े हो गए, मुलाकातें भी हो जाती होंगी, करीब ही तो रहता है वो, तो और तुम्हें क्या चाहिए? इस बात पे वो सख्त गुस्से होती है और उसे कहती है फ़िज़ूल बातें तुम कर रहे हो, यहाँ से निकल जाओ। इस पर मारपीट शुरू हो जाती है, वो इसे गालियाँ देता है उसके बाद उसे मार कर ज़मीन पर गिराता है। ज़मीन पर गिरती है तो उसके मुँह पे तकिया रखता है और उसके बाद उसका साँस जो है बंद हो जाता है। उसके बाद वो उस पे पेट्रोल छिड़कता है, आग लगाता है और उसके बाद वो उसको उठाकर उसकी लाश को बोरी में बंद करता है और रात के अंधेरे में भिंबर नाला है, उसके करीब जाकर इसको फेंक आता है। अब 2 नवंबर को एक ट्रैक्टर ट्रॉली वाला होता है, राज मोहम्मद खान, जो वहाँ से गुज़रता है। वो वहाँ पे बोरी देखता है, खोलता है तो अंदर से लाश मिलती है। पुलिस को इत्तला दी जाती है, लाश की हालत बहुत ख़राब होती है, मालूम नहीं हो रहा होता कि ये लाश किसकी है। चेक किया जाता है, कुछ मालूम नहीं होता। पोस्टमार्टम में पता लगता है 30 से 40 साल की 35 से 40 साल की खातून है। अब 1 हफ्ता गुज़र जाता है, फ़ारूक की अपनी माँ से जब कोई बात नहीं होती, तो वो आखिरकार अपने दाएँ-बाएँ पता कराता है, कुछ पता नहीं, फिर पुलिस को फ़ोन करता है, फिर पुलिस जाती है। जब पुलिस जाती है, घर को खोलती है और घर में कुछ ऐसे आसार मिलते हैं, तो उसके बाद पुलिस जो है उसके बेटे को बताती है और उसके बाद वो जो एक लाश मिली थी, जिसके बारे में कुछ गुमान था, उसकी तस्वीर भेजती है, कपड़ों से बेटा पहचानता है और कहता है कि ये तो मेरी ही माँ है।
शवाहिद की बुनियाद पर पुलिस तफ्तीश को आगे बढ़ाती है और उनका शक जो है नज़ीर पर होता है, क्योंकि बेटा बताता है कि वो उसकी माँ को मारता-पीटता था और फिर गुजरात पुलिस जो है वो नज़ीर को कराची से गिरफ्तार करती है। वो कहते हैं कि मैंने गैरत के नाम पर कत्ल किया। और गैरत के नाम पे क्यों कत्ल किया? क्योंकि वो हर वक़्त अपने शौहर का नाम लेती थी और उसी मोहल्ले में आकर आबाद हो गई जहाँ पर उसका एक्स हस्बैंड रहता था। मेरी गैरत ये गवारा नहीं करती थी। यहाँ पर एक मैं मैसेज देना चाहूँगी ख़ास तौर पे उन ख़वातीन को जो ज़िंदगी में ये फ़ैसला तो करती हैं, लेकिन जब फ़ैसला करें तो ये ज़रूर देख लें। कोई कह तो नहीं सकता कौन कितना शक्की है, कैसा शकील क़ल्ब है, लेकिन फिर बहुत एहतियात करें, क्योंकि एक आपके माज़ी का कोई रिश्ता ऐसा जब सामने आता है और ख़ास तौर पे एक ऐसे शख़्स के सामने जो शकील क़ल्ब होता है, तो वो आपके लिए कितना ही ख़तरनाक भी हो सकता है, ये आप सोच भी नहीं सकते। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस कहानी से। अपना बहुत ख़्याल रखिए, गुज़िश्ता रिश्तों को फिर बंद कर दीजिए। उन बाबों से मुतल्लिक़ कोई भी बात मत कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।